दोस्तों हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यह पार्ट 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। पार्ट 2 हम इसके बना चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के। हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसलिए अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखे शुरू वाले तो आप उनको जाकर देख लीजिए, जिससे ज़्यादा समझ में आएगा और सीरीज में हमारे साथ चलते रहेंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरे पार्ट पढ़ाएंगे शुरू से अंत तक। जितने टॉपिक कवर होते हैं पूरे टॉपिक आपको कवर करके बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, इसलिए ये बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन बनता है, न्यायाधिकरण पद्धति के दोषों को समझाइए। एक्सप्लेन द डिफेक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल सिस्टम। दोस्तों इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो कुछ उसके दोष भी होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, उनको भी समझिए। प्रत्येक प्रशासकीय न्यायाधिकरण की संरचना, क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया उसे सृजित करने वाले अधिनियम द्वारा निर्धारित की जाती है। दोस्तों सबके अलग अलग अधिनियम बनाए जाते हैं कि इससे संरचना होगी, इससे इनको काम दिया जाएगा, इनका इतना क्षेत्राधिकार है, इतने में इनका वर्क हो सकता है, इतनी इनकी पावर है, इस प्रक्रिया से ये लोग ज्वाइन होंगे, इस प्रक्रिया से इनमें न्यायाधिकरण में आएंगे। सबकी अलग अलग अधिनियम होते हैं। अतः विभिन्न अधिनियम, मतलब अलग अलग अधिनियम होने के कारण विभिन्न न्यायाधिकरणों की संरचना, प्रक्रिया तथा क्षेत्राधिकार में भिन्नता आना स्वाभाविक है। अगर भिन्न भिन्न अधिनियम बनाएंगे तो थोड़ी भिन्नता तो आना स्वाभाविक है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कई नियम बना लेते हैं तो उनमें डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। दोस्तों प्रशासकीय न्यायाधिकरण सामान्यतः जनरली न्यायालय की प्रक्रिया, जो न्यायालय प्रक्रिया होती है तथा साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से शासित नहीं होते। एविडेंस एक्ट के अनुसार न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा ये शासित नहीं होते। सामान्यतः प्रशासकीय न्यायाधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। दोस्तों प्रशासकीय न्यायाधिकरणों के निर्णय की अपील के लिए प्रावधान नहीं होता। जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण के निर्णय हो जाती है उसके लिए कहीं अपील नहीं कर सकते, इसका कहीं प्रावधान नहीं है। उन्होंने जो निर्णय दे दिया उसके लिए आप अपील नहीं कर सकते, ये दोष है भाई। अतः यह पाया जाता है कि कुछ प्रशासनिक व्यक्तियों को अत्यधिक अधिकार दे दिया जाता है। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज़्यादा ही अधिकार दे दिए गए। अतः प्रशासकीय न्यायाधिकरण व्यक्तियों के अधिकारों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। जो प्रशासकीय न्यायाधिकरण होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वो काफ़ी व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। जो उनके राइट्स होते हैं उनमें काफ़ी प्रभाव डालते हैं। जो प्रशासकीय अधिकारी न्यायाधिकरण में बैठते हैं उनका विधि विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में बैठे हुए हैं जज जैसे, तो उनका विधि में विशेष होना, जो लॉ में विशेषज्ञ होना कोई आवश्यक नहीं है। अगर वो लॉ के विषय में ज़्यादा जानते भी नहीं तब भी वहाँ पर सुसज्जित हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। क्योंकि प्रशासकीय न्यायाधिकरण में शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण में शपथ लेने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रति परीक्षण या जिरह का अवसर न होने के कारण सत्यता का पता लगाना कठिन हो जाता है। दोस्तों इसमें जिरह नहीं होती। जो न्यायाधिकरण होता है ना ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें जिरह भी नहीं होती। इस वजह से सत्यता का कारण पता लगाने में मुश्किल हो जाती है। ये सब दोष हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, जो आप समझ के होंगे। ठीक है, कि अगर इन्होंने कोई निर्णय दे दिया तो निर्णय मान्य होगा अपने क्षेत्राधिकार के रहते हुए। न्यायाधिकरण की पद्धति के दोषों के बारे में था, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के डिफेक्ट्स के बारे में। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक आता है नैसर्गिक न्याय क्या है, व्हाट इज नेचुरल जस्टिस। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आ जाता है और आपको जानना भी जरूरी है कि नेचुरल जस्टिस क्या है, नैसर्गिक न्याय। प्राकृतिक अथवा नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस शब्द का तात्पर्य न्यायिक कार्यवाही के कुछ मूलभूत मौलिक नियमों, फंडामेंटल रूल से, मतलब जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है ये न्यायपूर्वक होना चाहिए, उससे फंडामेंटल रूल से। लॉर्ड विगेरी के अनुसार प्राकृतिक न्याय के नियम ऐसे मौलिक नियम, फंडामेंटल रूल्स हैं इसके उल्लंघन से ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ है। ये हमारे जो नेचुरल जस्टिस है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो ऐसा लगता है जैसे न्याय नहीं हुआ है। क्रियात्मक दृष्टि से नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का अर्थ सत्य के उचित, निष्पक्ष और युक्त प्रयोग से लिया जा सकता है। दोस्तों जैसे जो हमारा नेचुरल जस्टिस होता है, इसका ये अर्थ है कि कोई भी अगर मामला है, कोर्ट में गया है
तो निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। तो ये नेचुरल जस्टिस है। और यहाँ पर एक है कि दूसरे को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कोई आया, पार्टी ने केस दायर किया किसी के ऊपर, तो अब जो दूसरी पार्टी है उसको अपने डिफेंड में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए कि अगर किसी ने कह दिया कि ये चोर है तो ऐसा नहीं है, वो उसको भी मौका देना चाहिए कि वो भी साबित करे कि हम चोर नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी होना चाहिए न्यायालय में। तब ये नेचुरल जस्टिस है कि बोलने का दूसरे को भी मौका दिया जाना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए कि किसी का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। तब ये नेचुरल जस्टिस होता है, नैसर्गिक न्याय होता है। नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय की परिभाषा का जो भी मापदंड अपनाया जाए उसमें यह आवश्यक अपेक्षित होगा कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाए। जो मामला है उसमें व्यक्ति को सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसने कहा और हमने निर्णय दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने के पूर्व या किसी व्यक्ति के विरुद्ध निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अगर किसी मत पे आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसके दूसरे पक्ष को भी सुना जाना आवश्यक है, तब नेचुरल जस्टिस होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नैसर्गिक न्याय क्या होता है कि इसमें 2 टर्म्स आते हैं, निष्पक्ष होना चाहिए कोई भी निर्णय, तो वो नेचुरल जस्टिस होता है, और दूसरे पक्ष को सुना जाना चाहिए। अगर कोई वाद लेकर आता है तो उसकी बात सुने और दूसरा जो पक्ष है जिसके प्रति लिया गया है तो उसकी भी सुना जाना जरूरी है। तो आप ये समझ गए होंगे नेचुरल जस्टिस के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको इस नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, क्वेश्चन आता है, न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्यों में अंतर बताइए। डिस्कस बिटवीन जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल वर्क्स। दोस्तों, न्यायिक कार्य प्रमुख से 2 पक्षकारों के मध्य विवादों का विनिश्चय करना है। जो न्यायिक कार्य होता है हमारा, 2 पक्षों के मध्य जो विवाद हुए हैं उनका निश्चय करना है कौन सही है कौन गलत है, और निर्णय देना होता है न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य के अंतर्गत विधानमंडल द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत उत्पन्न विवादों का निपटारा करने का कृत्य आता है। जो हमारा विधानमंडल होता है उसने नियम बनाए हैं, जो उसके अंदर का विवादों को निपटारा कराना होता है न्यायिक निर्णय। उन्होंने नियम बना दिया, अगर कोई ये काम करता है गलत काम तो उसके लिए इतनी सजा है, तो हमने देखा, निर्णय दिया कि हाँ इसने सही में गलत काम किया है, इतने दिनों की सजा हमने दे दी, इतना जुर्माना लगा दिया, ये होता है। कृत्य मीन्स वही कार्य आता है। न्यायिक कार्य संपादित करने हेतु विधानमंडल किसी भी मंच का गठन कर सकता है। जो विधानमंडल है हमारा, वो न्यायिक कार्य को संपादित करने के लिए, बनाए रखने के लिए किसी भी मंच का गठन कर सकता है। इन कार्यों में आप आज से निर्णय लेंगे, इनको शक्ति प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे अभी हम लोग देख रहे थे। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं वैसे ही। दोस्तों, न्यायिक कार्य के अंतर्गत पूर्व स्थित अधिकारों तथा दायित्वों की घोषणा न्यायिक निकाय द्वारा की जाती है। अधिकारों विषय में बताया जाता है न्यायिक कार्य के द्वारा, और आपके दायित्वों के बारे में बताया जाता है कि आपका कर्तव्य क्या है। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा विधि की व्याख्या करके उसे विवादग्रस्त विशिष्ट उदाहरणों पर लागू किया जाता है। ऐसे कार्य जो प्रशासनिक प्राधिकारी के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में किया जाना आवश्यक है। हमारी विधि प्रक्रिया की व्याख्या करके जो विवादग्रस्त उदाहरण हैं उनमें लागू किया जा सकता है, उनमें देखरेख किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित निर्णय अर्ध न्यायिक निर्णय होते हैं। जो पहले से ही निर्धारित किए गए मानक बताए जाते हैं कि पहले से ही निर्धारित किए गए कि इनमें उन्हें अर्ध न्यायिक निर्णय होते हैं। अर्ध न्यायिक निर्णय कार्य आवश्यक रूप से न्यायिक चरित्र के होते हैं। जो अर्ध न्यायिक होते हैं, ऐसा नहीं कि वो आधा अधूरा होता है, ऐसा नहीं होता, उनके भी चरित्र जो होता है वो न्यायिक चरित्र होता है, किंतु ये न्यायिक शक्ति अथवा कार्य के अधीन नहीं होते और ना ही संवैधानिक रूप से परिभाषित न्यायपालिका से संबंधित होते हैं। जहाँ संवैधानिक प्राधिकरण स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को कोई ऐसा कार्य करना होता है जिसका जनता या समान व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहाँ वाद के 2 पक्षकारों में एक पक्षकार प्रस्तावित कार्य करने वाला अधिकरण होता है तथा इसका विरोध करने वाला पक्षकार सामान्यतः नागरिक या सामान्य व्यक्ति होता है। वहाँ प्राधिकारी का कार्य अर्ध न्यायिक या कल्प न्यायिक होता है, जिसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। जैसे कि जो हमारे प्राधिकारी होते हैं वो निर्णय देते हैं, 2 पक्षकार में हो गए,
दो पक्षकार के या कोई विवाद हुआ, जो एक सामान्य नागरिक और एक दूसरा क्या होता है, जो प्रस्तावित कार्य करने वाला अभिकरण होता है, उनके बीच में कोई विवाद हुआ, जो प्राधिकारी निर्णय देता है वो हमारा अर्ध न्यायिक के उसमें आता है, जैसे क्वासी जुडिशियल कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक कार्यों में अंतर। इसके बाद आता है घरेलू जांच का वर्णन कीजिए, डिस्कस डोमेस्टिक इंक्वायरी। घरेलू जांच क्या होती है? दोस्तों, सरकार बहुधा अपनी अन्वेषणात्मक युक्तियों का प्रयोग कुछ विशेष घटनाओं का कारण जानने के लिए करती है। तो जैसे सरकार कई बार बहुत बार कुछ विशेष घटनाओं का कारण जानने के लिए कार्य करती है। उदाहरण के लिए पुलिस द्वारा जातियाँ, बाढ़ प्रकोप, मार्ग, रेलवे, नौसैनिक या वायु संबंधित दुर्घटनाएं, सांप्रदायिक दंगे विशेष सूची में आते हैं। कानून का उल्लंघन अथवा संभावित उल्लंघन भी जांच का विषय बन जाता है। कभी कभी जांच का अन्वेषण की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि कहीं किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। इस प्रकार जांच का मुख्य उद्देश्य उक्त विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात किसी परिस्थिति में कौन सी कार्रवाई लागू की जाए उस पर सही निर्णय लेना है। कभी कभी जांच व अन्वेषण की आवश्यकता नियमों के बनने, विधि के प्रवर्तन, पर्यवेक्षण, अनुज्ञापन तथा विवादग्रस्त विषयों के न्याय निर्णय के लिए पड़ जाती है। दोस्तों, जैसे कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि सरकार इंक्वायरी बैठाती है जानने के लिए कि वही हमारी डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है कि इसमें हुआ क्या, आखिर कोई घटना हो गई तो उसमें जो इंक्वायरी की जाती है डोमेस्टिक इंक्वायरी, वो इसे घरेलू जांच कहते हैं। कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, रेलवे की पटरी, वहाँ पर ट्रेन पलट गई या कोई बाढ़ आ गई, कहीं बिल्डिंग गिर गई, तो ये जो जांच की जाती है इसे ही डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं, घरेलू जांच। ठीक है, जो हमारे घर में ही कुछ कार्यक्रम हो, मतलब कुछ गड़बड़ी हो गई, उसी की जांच करना हमारी होती है डोमेस्टिक इंक्वायरी। तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक, जानने के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्हाट इज द शॉर्ट नोट ऑन राइट टू नो? जानने का अधिकार क्या है? जानने का अधिकार दोस्तों क्या है, इस पर जानते हैं। दोस्तों, वर्तमान लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सूचना के अधिकार ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है और आज के पारदर्शी वातावरण में लोगों की आस्था है। यद्यपि लोक सुरक्षा एवं हित में गोपनीयता एवं गुप्तता जरूरी है, लेकिन इन दोनों के बीच सूचना के अधिकार के संबंध में एक सामंजस्य स्थापित होना भी जरूरी है, जिससे सूचना पाने के अधिकार के संबंध में आस्था बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी नीति निर्माताओं ने यह महसूस किया कि लोक प्राधिकारियों के रूप में उन सूचनाओं को सुलभता से उपलब्ध कराया जाए जो नागरिकों के हित में हो, और इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों असम, गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि ने अपने यहाँ इस अधिकार को विधि बनाकर लागू किया। केंद्रीय स्तर पर भी इस दशा में प्रथम प्रयास सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 पारित किया गया, लेकिन इसका विज्ञप्तिकरण न होने से या लागू होने से रह गया। कुछ समय पश्चात भारतीय संसद ने पुनः इस दिशा में प्रयास करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो मई 2005 में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रत्येक लोक अधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए लोक प्राधिकारियों नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना था तथा उनके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी, और सरकारों तथा उनके अभिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस संबंध में केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सरकार ने राज्य सूचना आयोग का गठन किया। यहाँ पर केंद्र सूचना आयोग भी बना हुआ है और राज्य सूचना आयोग भी बना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट टू नो, जानने का अधिकार सबके पास है। जैसे कि समझ लीजिए कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ गई, आपके पास ये अधिकार है कि भाई क्यों गिरफ्तार करने आए, आपके पास क्या कागज़ है, हमें दिखाइए। जानने का अधिकार है कि फर्जी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये राइट हम लोगों का बनता है, राइट टू नो, कि हम जान सकें हर चीज़ों को। सरकार ने ये राइट टू नो
इस वजह से किया क्योंकि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आपका अगर कोई कमेंट है तो हमें कमेंट करके बता दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। पूरा कंप्लीट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को, और आपको बहुत नॉलेज गेन हो। जय हिंद, जय भारत।